वेरी गुड इवनिंग सभी को आ जाओ। और मैं अपने इकोनॉमिक्स सेशंस को लेके आ गया हूँ। इस सेशन में मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी मेंस को लेकर जिन्होंने 200 मार्क्स तक या फिर 200 से ऊपर कर रखा है, मान लो उनका मार्क्स 210 है, उनका मार्क्स 220 तक भी है, तो 100% चांसेस है कि उनका इस बार जेपीएससी पीटी निकल रहा है। क्योंकि डियर आयोग के ने अभी तक या आयोग के डिसीजंस के आधार पर आप यह देखोगे कि 3 से 5 क्वेश्चन तक का ग्रेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। इस ग्रेस के बाद आपको 10 नंबर का इजाफा ज़रूर मिलेगा डियर। तो इस इजाफा को अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज जिनका 200 नंबर आ रहा है वो 210 में पहुंच जाएंगे, जिनका 190 आ रहा वो 200 में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल कटअप आपको यहीं पे जाएगा डियर। आपको मैं एक और बात बता दूं कि कई लोगों ने पेपर 1 में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया है, लेकिन पेपर 2 में वो क्वालिफाई तक नहीं किए हैं। ऐसे कई एक बंदे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कटअप जो है पिछले साल की कटअप मीन्स दो सिक्स जेपीएससी की जो स्टेटस थी उस स्टेटस को दोहराए जाने की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकता है फिर से इस बार के रिजल्ट आउट होने के पश्चात। तो आप कभी भी होपलेस ना हो। जिन लोगों ने 200 करा है या फिर 200 के पार हैं या 200 को टच कर रहे हैं, तो अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उनकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी अच्छी है। आप अभी से अपनी तैयारी में स्ट्रेटजी में मटेरियल को कलेक्ट करने में जुड़ जाए और आने वाले इस मंथ में जैसे ही रिजल्ट्स आती है आप पूरी तैयारी के साथ जुड़ जाए डियर। डियर आपको पता है कि आपको अगर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है तो इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, इन सेक्शनों में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस होती होगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठते होगे। क्योंकि अगर आप पॉलिटी, आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करते हो तो ये कमीशन के में बैठने वाले जो भी बंदे होंगे उन सबों का ये बेहतर होता है। बट उनकी प्रॉब्लमेटिक शुरू होती है इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स ने 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आपको आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स की क्लास को सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए आपको, और मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए मैं सेशन की शुरुआत कर दिया हूँ। सो एनलाइट योर कैरियर विथ अस। आप अपने करियर में एक चार चांद ला दें मेरे साथ। सो गेट क्लासरूम फ्रॉम एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज माई सेल्फ। फुल सिलेबस कवरेज आप पाओगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड हमारे पास अवेलेबल है। क्रिएटिव एंड फन क्लासेस ताकि आपको जो है समझने में काफ़ी आसानी हो। आइए हो आई एम, मैं कौन हूँ? आपको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो माई सेल्फ अजीत मेहता सर। आई हैव डन माई BSc केमिस्ट्री, MA इकोनॉमिक्स, कंटिन्यूइंग PhD फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, and I am teaching year of 7 years with the Chanakya IS Academy, Patak IS Academy, online all progress online academy and the Unacademy प्लस एजुकेटर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ इन इकोनॉमिक्स, जनरल साइंसेस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेके मैं आपके साथ हूँ डियर। तो आप इकोनॉमिक्स की चिंता बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको ये जानकारी तो होगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस जो होते हैं डियर, इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होंगे इनकी मैं चर्चा करूंगा। लिस्ट ऑफ बुक की आप बात करोगे तो लिस्ट ऑफ बुक जो आपको दी जा रही है वो लिस्ट ऑफ बुक्स में आपको जो पढ़ने हैं वो हैं इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक आप पढ़ो। ये काफ़ी बेहतरीन बुक मानी जाती है आज के परिवेश में। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रमेश सिंह रामबाण की तरह काम करता है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में आओगे तो दत्त एवं सुंदरम की बुक है, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक्स है, लेकिन इनके लेटेस्ट एडिशंस को रखना डियर। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, ओके। इसके बाद अगर आप बुक की बात करोगे तो इनके बाद जो आपके पास बुक्स है
उस बुक्स में आप योजना मैगज़ीन, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स की अगर मान लो जैसे कि आपको फिस्कल पॉलिसी करनी है, मॉनेटरिंग पॉलिसी करनी है या गवर्नमेंट की स्कीम करनी है, तो योजना का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा डियर। तो योजना एक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए योजना को भी आप ज़रूर अपने पास रखें। नेक्स्ट, जो पीडी की स्पेशल इश्यू आती है, प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल इशू आती है, जो इकोनॉमिक्स की स्पेशल इश्यूज आती है, उनको आप ज़रूर रखिएगा। तो स्पेशल इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना डियर, इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी थ्योरी से कम होते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। किन से पूछे जाते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे आप ध्यान दें। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो देख रहे हो कि मैं जो कराऊंगा ये आपके करियर फ्रॉम द रूट ऑफ बेसिक से आपके प्रिपरेशन को मैं कराऊंगा। ओके, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को मैं आपको कराऊंगा, बिल्डिंग क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, लोकेटिंग योर लेवल एट अ रेगुलर इंटरवल। तो आपको जो लेवल है उसको हम समय समय पर लोकेट करते रहेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो आप फटाफट हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। इस सेलेक्ट को सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट्स होगा कि समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिला करेगा, ये क्लासेस आपको मिलेगी समय समय पर। ओके, तो इकोनॉमिक्स की ओर मूव करते हैं। आइए, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में आपके जो ग्रुप्स होते हैं, पहले जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, ग्रुप्स ए से क्वेश्चंस आएंगे। इस ग्रुप ए में आपको पढ़ने हैं नेशनल इनकम, जिसको आप लोग कहते हो राष्ट्रीय आय। क्या कहते हो? राष्ट्रीय आय। इस राष्ट्रीय आय के अलावा अलावा झारखंड राज्य की जो आय है, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। इसमें किस तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है या राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है। दूसरा आप देख रहे हो इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इन्फ्लेशन, जिसको आप लोग महंगाई भी कह सकते हो। किस तरह से महंगाई और किस कोविड-19 के दौरान इस इन्फ्लेशन की जो उतार चढ़ाव देखने को मिली है, जाहिर सी बात है इससे टेक्निकल क्वेश्चंस, कई तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड है आपका डेमोग्राफिक फीचर्स, कि आपकी झारखंड की और आपकी इंडिया की डेमोग्राफिक कंसर्न कैसा है। एग्रीकल्चर एंड रूरल, आप ये मान के चलो अगर आप झारखंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाउ आपको पता होगा कि आपके जीएस जीएस डीबी में जो आपका सबसे बड़ा योगदान हुआ है वो किसका हुआ है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हुआ है झारखंड के रिस्पेक्ट में। तो इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि 1947 के बाद से किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला है, किस तरह से सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है, और आपकी जो झारखंड सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया की जो कॉन्सेप्ट आई है और कई तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्मेशन देखने को मिला है, उन सारे रिफॉर्मेशन की बारीकी को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए पब्लिक फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इसमें पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर पे फोकस होगा। ये सेपरेट चैप्टर के रूप में आपके पास आएगा डियर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट्स, और बजट के बाद पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। और किसी भी राष्ट्र के लिए आपको पता होगा कि भारत एक फेडरल कंट्री है, मीन्स संघों का राज्य है। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म या फाइनेंशियल फेडरलिज्म या फेडरल फाइनेंस को मजबूत करना होगा। वित्तीय समावेश की शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरह से बंटवारा किया जाए। हालांकि इसका इसका रोल कौन अदा करता है डियर? तो 280 आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन किस तरह से आपकी राजकोषीय नीति तैयार हो जाए कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में, या राज्य सरकार के पास जो धन है उस धन का वो किस व्यक्तिगत तरीके से प्रयोग करे ताकि उनका जो है राजकोषीय घाटा उत्पन्न ना हो पाए। इसके लिए फिस्कल पॉलिसी को समझना जरूरी है। तो ग्रुप ए को आप अगर पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आप ग्रुप ए से लिख सकते हो डियर। ओके, नेक्स्ट आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं धारणीय विकास।
क्या कहा जाता है? धारिये धारिये विकास। ओके, तो झारखंड के अंदर या पूरे देश के अंदर किस तरह से धारिये विकास देखने को मिला है, इसकी संभावनाएं भी है कि आपको एग्जामिनेशनों में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछ ले, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और कौन कौन सी इकोनॉमिक्स इश्यूज है, इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ कौन कौन सी इश्यूज आ रही है, या कैपिटल की इश्यूज आ रही है, कि सरकार की पॉलिसियां की इशू आ रही है, कि आपकी विनिवेश नीति की प्रॉब्लम है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज में। और इंडियन डेवलपमेंट, किस तरह से भारत के अंदर डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है कंसेप्ट एंड थ्योरी के साथ। मैं आपको बता दूं डियर, ये बुक्स आपके लिए काफ़ी रामबान होगा। ये रमेश सिंह की बुक्स है, आप इस बुक्स को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ग्रुप सी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, आपने किस तरह से आर्थिक पुनर्जागरण की बात कर सकते हो, या किस तरह से आपने इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म किया है कई समय समय से। जैसे आप देखोगे 1990 का जो पीरियड था, वो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन या इकोनॉमिक की जो वेलोसिटी थी, पोटेंसिटी थी, इतनी कम हो गई थी। इसको ठीक करने के लिए 1991 से रिफॉर्म का दौर शुरू हो गया। और इस दौर में सबसे पहले जो रिफॉर्म होता है वो बैंकिंग सेक्टर का होता है, जो नरिशमन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, या नरिशमन कमेटी इसके लिए जानी जाती है बैंकिंग रिफॉर्म के रूप में। तो नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और इसका नेचर या इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी भी बात होती है डियर। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण की जो स्पेशल इश्यूज आती है, वह इंडियन इकोनॉमी की जो इशू होगी आप ज़रूर लिखिएगा। आपका टारगेट होगा 180 मार्क्स लाना इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक्स में 180 मार्क्स लाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 150 तक मार्क्स ले आते हैं डियर, तो आप समझ जाना कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ये ट्रेडिशनल से हटके है डियर, क्योंकि सभी लोगों का ये पुअर पोर्शंस होता है और इनमें मार्क्स काफ़ी कम कटते हैं। आते हैं ग्रुप डी की बात करोगे तो सीधा का सीधा बेस्ड है आपके झारखंड के इकोनॉमी पे बेस्ड है। जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी करे होगे तो झारखंड के इंडस्ट्रीज, झारखंड के फॉरेस्ट, झारखंड की नई इंडस्ट्रियल नीति जो है, नई फॉरेन पॉलिसीज जो है, इन या झारखंड की जो पर्यटन नीति है, इन सबों को आपने पढ़ा होगा। उनका भी इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ा योगदान है। इसलिए हम झारखंड इकोनॉमी को फोकस करेंगे, इनकी क्या फीचर्स है, मतलब झारखंड इकोनॉमी किन पर बेस्ड है, और झारखंड इकोनॉमिक्स का पिछड़ेपन होने का पीछे कौन कौन सा रीजंस है, और कौन कौन से चैलेंजेस है, और इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए सरकार की कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के लिए आप योजना बनाते हैं, इसलिए योजना मैगजीन भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से आपके ए, बी, सी और डी ग्रुप आपके पास आ गए हैं। और ए बी सी डी ग्रुप से आपको आंसर करने हैं डियर। 200 आपको क्या है कि मार्क्स के ये हैं। आपका टारगेट 180 होना चाहिए इकोनॉमिक्स के लेकर, और अगर मैं आपको क्लासेस लूँगा तो ये श्योर एंड शॉर्ट आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मानसिकता थी वह किस तरह के मोड में थी, और इसको देखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है अपने साख सृजन की नीति को कम कर सकता है। कैसे? मतलब एक बैंक अपने पैसे को बाजार में जाने से रोक सकता है। कैसे? इंक्रीजिंग बैंक रेट। क्या वह बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो ऐसा होगा, या सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बैंक, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक को सोल्ड कर देगा तब होगा डियर। तो आंसर आपके पास क्या होगा? दोनों। देखो, अगर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ओके, और ये आपका क्या है? पब्लिक बैंक है, और ये आपका क्या है? पब्लिक है। तो मान लो इसको आप लोग बैंक कहते हो, तो ये पैसा देती है किसको? बैंक को। तो ये क्या लेती है? बैंक रेट लेती है, करेक्ट। और ये बैंक इसको पैसा देता है तो ये क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। जैसे ही ऐसे ही आपके पास पैसा आता है, अगर आपने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया तो ये भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। तो जो लोग पैसा पहले 100 व्यक्ति आपसे लेते थे, अब बैंक रेट के बढ़ने से मान लो 90 व्यक्ति ले गए, तो आपने पैसे के फ्लो को क्या कर दिया? कम कर दिया बाजार में। और जब तक पैसा पैसा बाजार में जाएगा नहीं,
तो इसका क्रेडिट क्रिएशंस होगा नहीं, क्रेडिट क्रिएशंस नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रेडिट क्रिएशन को यह कैसे रोका जाए। तो गवर्नमेंट दूसरी है तो बैंक रेट को बढ़ा के आप रोक सकते हो। दूसरी बात है कि सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द बैंक, मीन्स जितने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो किसको बेच दो, बैंकों को बेच दो। तो बैंकों का पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। तो जाहिर सी बात है आपको क्रेडिट क्रिएशन मतलब बाजार में पैसा नहीं जाएगा। इस तरीके से बैंक जो है या आरबीआई जो है क्रेडिट क्रिएशन को रोक सकता है। करेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे आपको मिल गया। तो इनको जब हम लोग बैंकिंग और बैंकिंग रिफॉर्म में पढ़ेंगे वहाँ पे आरबीआई मैं पढ़ाऊंगा तो पूरी बेहतरीन तरीके से आरबीआई पढ़ाई जाएगी। ओके। आइए इन्फ्लेशन, अभी मैंने आपको टॉपिक लिखा था इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आ गए। इट मीन्स इन्फ्लेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिला। और दूसरा आपका जो टॉपिक मिला अभी तक में बैंक और बैंकिंग रिफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट डियर डियर 20 नंबर आपके एमसीक्यूज के होंगे। अगर आप 20 बना लेते हो तो आप समझ लो कि आपको 160 मार्क्स ही बनाने आ गए। तो इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, महंगाई का कारण क्या है या मुद्रास्फीति का कारण क्या है, डिमांड फॉर हायर इनकम, उच्च आय की मांग, राइजिंग डिमांड नॉट अकम्पेस्ड बाय द राइजिंग सप्लाई, जो आपके बाजार में डिमांड की जो मांग बढ़ रही है उस आधार पे अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है तो यह क्या हो जाती है, महंगाई हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रिंसिपल है। जैसे आज अगर धनबाद शहर में या रांची शहर में 50 मिलियन टन या 50 मैट्रिक लीटर या 50 लीटर जो है 50 मिलियंस लीटर जो है दूध की ज़रूरत है, लेकिन आज वहाँ पे 40 मिलियन लीटर भी उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है जो दूध है उसमें काला बाजारी होगी या इसके प्राइस रेट बढ़ेंगे। मतलब डिमांड के रिस्पेक्ट में अगर सप्लाई नहीं होता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। और सब डिमांड के रिस्पेक्ट में सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस घटता है। और जब भी प्राइस बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए डिमांड फॉर हायर इनकम मतलब ऐसे स्थिति में आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये सही है। दूसरा भी आपको सही मिल रहा है। और तीसरा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी, ऐसा हुआ क्यों, डिमांड सप्लाई में चेंजिंग आया क्यों, क्योंकि सरकार की जो स्ट्रक्चर थी उस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गई कि आपकी रिफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर पाया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर, ऑल ऑफ दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑल ऑफ एबव। ये गांठ बांध के इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो टॉपिक तो क्लियर हो गए डियर आपके, आने ही आने। व्हाट अमंग द फॉलोइंग्स फॉर्म द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। देखिए जीडीपी जो होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। इट मीन्स नेशनल इनकम से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा 110%। तो तीन टॉपिक निकल के आए, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और ये बैंक। ये तीन तो आपको लगता है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। ये कहता है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। आपको बताने हैं कि लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है आपके जीडीपी का, तो क्या होगा, उपभोग पर व्यय। जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं उस पे जो खर्च करते हैं उस पे सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उपभोग करेंगे तभी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो कम से कम आप इतने अपने आप को बचाने के लिए ज़रूर उपभोग करते हो और उपभोग पे जो खर्च होता है वो जीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। Which item among the following is not included in the current account of balance of payment? तो देखिए इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और यह पब्लिक फिनेंस का पार्ट है डियर। तो पब्लिक फिनेंस जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ट्रांसफर पेमेंट, नेट बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड। विच आइटम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता है डियर। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा विदेशों से ऋण प्राप्त। जो आप विदेशों से ऋण प्राप्त करते हो वो करंट अकाउंट में शामिल नहीं होता है। नरसिम्हन, अभी मैंने आपको कहा कि बैंकिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर इम्पोर्टेंट है। देखिए बैंकिंग के दो क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार तो आपको आरबीआई पूछ दिया और दूसरा क्वेश्चन पूछता है नरसिम्हन वन कमेटी वॉज अपॉइंटेड फॉर। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म अभी मैंने आपको चर्चा किया था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द नेशनल डेप्ट। कौन सा जो है
राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता है। एलआईसी पॉलिसीज, प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र जो आपको मिलता है, जो आप इस पे पैसा लगाते हैं, इसको क्या नेशनल डेप्ट माना जाता है, राष्ट्रीय ऋण समझा जाता है? जी नहीं, इसे राष्ट्रीय ऋण समझा नहीं जाता है, क्योंकि ये पब्लिक्स का ऋण होता है। लेकिन एलआईसी पॉलिसी में जो आप पैसा लगाते हो वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है, प्रोविडेंट फंड राष्ट्र के पास चला जाता है, और लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड आप खरीदते हो वो राष्ट्र के पास चला जाता है। द कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स, कहता है कि पूंजी, पूंजी निर्माण, इसका मतलब आप देख रहे हो कि कैपिटल मार्केट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो कैपिटल मार्केट को भी आपको पढ़ना होगा डियर। और ये कैपिटल मार्केट जब पढ़ोगे तो आप सेबी भी पढ़ लोगे, तो फटाफट ये हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। तो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डिवोटेड टू द इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय। नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपको पता होगा कि जब मुद्रा की ह्रास होती है तो उसमें जो नेट एडिशन होता है किसमें, कैपिटल स्टॉक में, उसके लिए प्रोडक्शन एक्सीडिंग डिमांड, जब आपका उत्पादन आपके मांग से ज़्यादा हो जाए, और एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एसेट्स, जब आप अपने फिजिकल एसेट्स पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो, तो वैसी स्थिति में तो आंसर आपका होगा नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, यही आपका कैपिटल फॉर्मेशन करता है। जब मान लो आपकी पूरी इकोनॉमी का ह्रास हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपने क्या किया कि सीधा का सीधा क्या कर दिया, कैपिटल को लगा दिया। ये जो डेप्रिसिएशन को आउट होने में जो कैपिटल लगा रहे हो, वही तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आप 10 लगा रहे हो तो यहाँ से 1000 आने की संभावना बन जाती है। The estimate average rate of domestic saving in India currently in the range, आपको बताना है कि भारत में सेविंग कितना होता है। आपको मैंने बताया था ना कि अभी इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या है, सेविंग्स। तो सेविंग्स को बताना है कि कितना यूजुअली ट्रेंड इंडिया के अंदर देखा गया है। तो इंडिया के अंदर 10 से 25% की सेविंग देखी गई है डियर। ओके, टुवर्ड द फास्टर एंड मूवर इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लानिंग भी इकोनॉमिक्स का आपका एक पार्ट हो सकता है। प्लानिंग कमीशन, CSO, MSOP, ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द गोल ऑफ 9th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। ओके, आप देखोगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का सीधा मतलब था किस तरह से हम अपने फास्टर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएँ। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 188 नेशन ऑफ द वर्ल्ड, किसमें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन है, तो 131 है डियर। मानव विकास सूचकांक इसे कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक। ये कैसे निकाला जाता है, ये सब हम चर्चा जब क्लास में होंगे तब करेंगे। फिलहाल 188 देशों में भारत का स्थान 131वां है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने आपको कहा था इस बार के पीटी में भी SDG से सवाल थे। आप देख रहे हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आयोग किसको किसकर फोकस कर रही है। तो अभी तक आपने देखा राष्ट्रीय आय पे, इन्फ्लेशन पे, मौद्रिक नीति पे और बैंकिंग पे फोकस ज़्यादा है, और दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट पे है। तो ये ज़रूर हम लोग पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन, तो अगर आप चाहते हैं कि धारणीय विकास को प्राप्त करें, यह किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट नॉट सेविंग पे, सेविंग नॉट इन्वेस्टमेंट पे, बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे, नाइदर सेविंग नॉर इन्वेस्टमेंट पे। तो मेरे विचार से डियर आंसर ये होगा कि आप सेविंग करते हो और पैसा घर में रख लेते हो तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे पूंजी का निर्माण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिल पाती है। इसलिए ये आंसर होगा आपको बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Which one of the following gets maximum share in the total subsidies given by the central government of India? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है डियर कि आपको एक मूल्य के रूप में, मूल्य जो आपके बाजार में बढ़ जाते हैं उसको एक संतुलित मूल्य पर लाने के लिए सरकार कुछ पैसे को वहन करती है, इसे सब्सिडी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किस पे देती है, फूड सब्सिडी पे देती है।
ताकि आपको जो खाना, आपको पता होगा कि पीडीएस स्कीम के तहत जो आपको या पीडीएस दुकानों से 1 रुपए प्रति केजी या 5 रुपए प्रति केजी जो अनाज इस तरह से दिए जाते हैं, वो क्या वह 1 रुपए प्रति केजी उसका बाज़ार मूल्य होता है क्या? तो सर नहीं होता है। तो फिर वो जो किसान को उससे लेगा, तो वो तो मान लो किसान से 5 रुपए लेगा और आपको 1 रुपए दे रहा, ये 4 रुपया कहाँ चला गया? गवर्नमेंट के खाते में चला गया और गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? अपना अनुदान देती है। In the latest decades, which sector has attracted the highest FDI in India? आपको ये बताना है कि लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है डियर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किस सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है? फर्टिलाइजर की सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशंस है, इंश्योरेंस है एंड फूड प्रोसेसिंग है डियर। तो गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा आपको बताऊं कि एफडीआई कर रही है, वो किस सेक्टर में कर रही है? ये देखो, ये समय समय पर डेटा परिवर्तित होते रहते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा एफडीआई कर रही है। आपको पता होगा कि डिफेंस के सेक्टर में एफडीआई 49% से गवर्नमेंट बढ़ा के 74% कर दिया है। और अगर आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर में 49% है, ओके, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% है। तो अभी अगर बात करोगे तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और डिफेंस पे है जो ज़्यादा ये काम करती है। लेकिन जिस समय ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस समय टेली कम्युनिकेशन ही इम्पॉर्टेंट था। अकॉर्डिंग टू द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड टू द सीएसओ, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एट 2011 and 12 price, the share of agriculture in GDP इन 2013-14 बाद, तो जीडीपी जो है 2013-14 में कितना होता है? 12%, 15%, 18%, नन ऑफ दीज। तो ये जो आपका होता है डियर 18% के आसपास है। ये डेटा आगे पीछे हो सकते हैं, इस डेटा को हम लोग बाद में देख लेंगे। आप देखो ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। मैंने आपको कहा था ना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण होता है। इससे आप क्या समझते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये जो आपका है दैट इज फॉर, आपका आंसर होगा सी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्री। ये कहता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो व्यापार होते हैं, इनमें जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, जैसे दोहरीकरण या दोहरा टैक्स का रिस्ट्रिक्शन है, या रूट्स का रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ है, या एक्सिम बैंक का इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रीमियम पॉलिसीज़ है, ये सारे में क्या हो, लचीलापन हो। और इस तरह से इसको कहा जाए कि कम से कम जो है पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, ताकि इस कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन इस कंट्री के साथ आसानी से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ झारखंड? देखो आ गए ना, अब झारखंड के इकोनॉमी आ गए। तो माइंड पूरी सेट हो गई डियर कि मुझे नेशनल इनकम को पढ़ना है, मुझे इन्फ्लेशन को पढ़ना है, मुझे बैंक को पढ़ना है, मुझे एग्रीकल्चर को पढ़ना है, मुझे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म को पढ़ना है। तो ये पोर्शन ही आपके लिए काफ़ी होंगे। तो आप देख लो लास्ट में इकोनॉमी ऑफ झारखंड, ये झारखंड के इकोनॉमी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। व्हाट इज़ द मेन बेसिक, और झारखंड के इकोनॉमी का मेन बेस क्या है? आपको पता होगा, एग्रीकल्चर। क्लियर डियर? तो एग्रीकल्चर 76% जो पर्सनालिटी है, पीपुल है, वो यहाँ पे रूरल में रहते हैं, और रूरल पीपुल का एक ही व्यवसाय होता है, दैट इज एग्रीकल्चर। इट मीन्स आपके झारखंड की लगभग 74 से 75% डिपेंडेंसी किस पर है? एग्रीकल्चर पे। आइए अब देखते हो, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दो दो क्वेश्चन आपके सामने दिख गए हैं। इन 10th 5-year प्लान, हाउ मच मनी हैज बीन एलोकेटेड टू झारखंड स्टेट बाय प्लानिंग कमीशन? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना आपको दिया गया था? हो सकता है अब नएपन में नीति आयोग के रूप में क्वेश्चंस आ जाए डियर। तो ये कितने पैसे दिए गए थे? ये दिए गए थे 24,850 करोड़ रुपया।
कितना डियर? तो 24,850 करोड़ रुपया ये दिया गया था। From the viewpoint of population, what is the rank of Jharkhand among Indian states? आप देख रहे हो ये डेमोग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉपुलेशन के आधार पर कौन सा रैंक इसके पास है। तो अगर आप बात करोगे तो ये इसमें नन ऑफ दिस है, क्योंकि 14th रैंक होता है झारखंड का। ओके, आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड इन झारखंड? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही फॉरेस्ट से है, फॉरेस्ट पॉलिसी से है। तो दिए गए विकल्प ऐसे तो आप देखोगे तो वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट जो सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन यस जगहों पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हजारीबाग में देखने को मिलेगा डियर। तो ये 20 क्वेश्चन इस तरह के हैं। 20 क्वेश्चन को देखने के बाद आपके माइंड में एक सेट हो गया कि अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सर मुझे नेशनल इनकम पूरी तरह से पढ़ लेनी चाहिए। ओके, राष्ट्रीय आय को पूरी तरीके से पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको पढ़ोगे और मेरे द्वारा जब पढ़ाया जाएगा तो आप ज़रूर पढ़ोगे। ओके, सेकेंड आप देखोगे कि जब यह राष्ट्रीय आय आप पढ़ लेते हो, नेशनल इनकम आप जब पढ़ लेते हो, तब आपको देखना होगा कि महंगाई क्या है, और महंगाई के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे गरीबी, मतलब पुअरिटी क्या है या पुअर का क्या स्टेटस है आपके झारखंड के अंदर। और साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था क्या है, और साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि बाजार क्या है, और साथ ही साथ हम लोग देखते चलेंगे बैंकिंग व्यवस्था, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन और झारखंड की इकोनॉमी, बस यहीं से सवाल आपके आएंगे डियर, और इसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए और आसानी से इकोनॉमिक्स से आपको मार्क्स उठाया जा सकता है, और ये 200 मार्क्स का है डियर। अब देखिएगा सेक्शन 2 में जैसे ही आप आएंगे तो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, सॉरी बड़े स्तर के क्वेश्चन होंगे। ओके, जिसमें आपको आप देख रहे हो इसमें क्या है, दोनों में से एक लिखना है। तो अगर आप डब्ल्यूटीओ पढ़ लेते हो, यूएनओ पढ़ लेते हो, वर्ल्ड बैंक पढ़ लेते हो, तो इससे एक क्वेश्चन आपका लड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे किस पे बेस्ड है, झारखंड है, तो एग्रीकल्चर जरूर आएगा डियर। या इंडियन के रिस्पेक्ट में है तो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर दोनों रिस्पेक्ट में, इंडिया और झारखंड। या फिर डिस्कस द डिटेल रिसेंट चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, मतलब भारत में जो है विदेशी व्यापार का जो है क्या स्थिति है, इसको आपको बताना है डियर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इसको आराम से आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर लो। अब सेक्शन 3 में देखो डियर, यहाँ भी आपको दो में से एक सेलेक्ट करने हैं। डिस्कस द वेरियस प्रोविजन इन द लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट so that the act may reduce the insecurity among how income is possible people and how inclusion is measured. Inclusion means financial inclusion. Do Indian data show economic inclusion in employment and primary and secondary education? तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा? सो डियर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है हर व्यक्ति को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना, ये इसका मेन कंसर्न होता है। तो आप इनको भी देख लोगे डियर। नेक्स्ट आते हैं 4, इन द लाइट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर यूज फॉर असेसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो मैंने आपको बोला ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और साथ में साथ एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इन इंडिया। आपने देख रहे हो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार हो सकता है इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे। सो इस तरह से आप देख रहे हो सेक्शन 4 से 1 क्वेश्चन, सेक्शन 3 से 1 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 से 1 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपने कितना लिख दिया, 3 क्वेश्चन। ओके ओके, अब आइए सेक्शन 5 से। तो डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड। देखो आ गया ना, अभी एग्रीकल्चर भी आ गया और इंडस्ट्री भी आ गया। आप देख लो एकदम एकदम आपके पास सटीक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर आपने इंडस्ट्री पढ़ लिया और एग्रीकल्चर पढ़ लिया तो मेन में आराम से आप लिख पाओगे। तो ये सेक्शन में आ गए। या फिर डिस्कस द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन झारखंड, फिर से एग्रीकल्चर। तो मैं आपको कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ओके, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। ओके, आप यहाँ से कर पाओगे।
और ये आपको जो नंबर मिलेंगे डियर 35 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 चौके 20, 4 से 12 दो 14 और वहाँ से आपको 20 दूना 40 नंबर मिल जाएंगे। तो 180 मार्क्स आप यहाँ पे ला पाओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वेरी सुन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वेरी सुन वी आर going to start. Going to start means batches for economics. इकोनॉमिक्स के बाद हम पढ़ाएंगे डियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसकी क्लासेस आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 डियर। डियर कुछ क्लासेस आपके फ्री होंगे बट कुछ क्लासेस पेड भी होंगे डियर। सो आप मेरे को करना बिल्कुल ही, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ायदा पहुँचाऊँ समय समय पर। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। माय चैनल नेम इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, सो ज्वाइन फॉर द बेस्ट करियर ऑप्शंस and in class counselings eminent tutorials. Okay, you have to be subscribe my channels, that is eminent tutorial. उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन्स काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने 200 के आसपास अपने मार्क्स को किया है उन सबों की चांसेस है कि आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। सो दैट एमिनेंट ट्यूटोरियल आपको ये मौका दे रहा है। सो ज्वाइन अस, फॉर ज्वाइनिंग अस यू हैव टू बी सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस एवरीवेयर फॉर ऑल अपडेट्स लाइक फेसबुक्स, लाइक टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आओगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के नाम से आप हैं, जहाँ पे आप सारे नोट्स को ले पाओगे। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आओगे तो एमिनेंट एमिनेंट अजीत के नाम से आओगे। फेसबुक पे आओगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम पे आओगे। व्हाट्सएप पे आ सकते हो नंबर पे, और यूट्यूब पे तो आपको आना ही है, दैट इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो फॉलो अस एवरीवेयर फॉर ऑल अपडेट्स, राइट। सो जितने भी कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशंस हैं, अगर उनका रिलेशन इकोनॉमिक्स से है तो मैं आपके साथ हूँ। वह बैंक पीओ हो, वो बैंक क्लर्क हो, सीटेट हो, जेटेट हो, यूजीसी नेट हो, व्हाटएवर, सभी के इकोनॉमिक सॉल्यूशन को मैं लेके आऊँगा समय समय पर, जिनके एग्जामिनेशंस होंगे, या मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा दूंगा और आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टरों में। थैंक यू। सो content economics and commerce. So subscribe YouTube at the rate of eminent tutorials. Thank you. You can follow me at the rate of eminent tutorial over Telegram also. I hope you can understand better than anyone in this session. Thank you, thank you, thank you.